हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए साइंस मैराथन लेके आ चुकी हूँ और वो भी साइंस मैराथन का तीसरा पार्ट, यानी कि आपका ऑलरेडी 2 पार्ट हो चुका है। तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, लाइक करना मत भूलिए। आप लोग वीडियो को देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं तो लाइक जरूर किया कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। किस विटामिन की कमी से पेशियां दुर्बल होती हैं? तो किस विटामिन की कमी से होती हैं? ये होती हैं विटामिन B1 की कमी से। अब जानते हैं विटामिन से संबंधित प्रश्न। तो विटामिन B1 का अगर रासायनिक नाम पूछ दे तो क्या हो जाएगा? विटामिन बी का रासायनिक नाम तो क्या हो जाएगा? थायमिन। थायमिन हो जाता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम। और इससे एक और रोग कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग? तो बेरी बेरी रोग होता है किसकी कमी से? तो विटामिन ए की कमी से। और इसी की कमी से पेशियां क्या हो जाती हैं? दुर्बल हो जाती हैं। वही बात करें विटामिन ए का, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। कौन नॉल? तो रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो रतौंधी। रात में नहीं दिखने वाला रतौंधी की बीमारी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। वहीं बात करें अगर विटामिन सी की, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। कौन एसिड? तो एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से क्या क्या बीमारी हो जाती है? तो स्कर्वी रोग तो सबसे ज्यादा, और मसूड़ों में खून आना। ये सब किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से। वही बात करें अगर विटामिन डी की, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स, यानी कि हड्डी का रोग। इसलिए कहता है कि सुबह का सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए विटामिन डी की कमी वाले को। तो ये विटामिन से संबंधित प्रश्न थे। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ऑक्सीजन के बारे में क्या सही नहीं है? यहाँ बस क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़ना है कि सही पूछ रहा है या नहीं। तो क्या क्या रहा है कि क्या सही नहीं है, तो ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखना है। तो पहले तो जानते हैं कि सही क्या है। तो ऑक्सीजन की बात जब आई है तो ऑप्शन ए में क्या है? यह जल में अविलय है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही क्या है? गलत दिया हुआ है, क्योंकि यह जल में क्या हो जाएगा? विलय है। तो इसलिए ये सेंटेंस ही क्या गलत दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे पढ़ लेते हैं कि क्या है ऑप्शन बी में। यह जल में रहने वाले जंतुओं के उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण है। सही बात है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जिएगा कैसे? तो ये तो सही है। यह गैस है, ये भी सही है। वही यह जल में रहने वाले पादपों के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो ये भी सही है। तो ये तीनों सेंटेंस सही था, बाकी ऑप्शन ए में गलत था। वही अगर ऑक्सीजन का खोजकर्ता पूछ ले तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का खोजकर्ता तो कौन हो जाएगा? प्रिस्टले। प्रिस्टले। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जो जीव पादप और दूसरे प्राणी यानी कि दोनों को खाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन तो आप लोग देख के ही आंसर टिक कर दीजिएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है वो जानते हैं। ये तो हिंदी में है कि जो सब कुछ खाएगा, यानी कि पादप भी खा रहा है, मांस मछली भी खा रहा है, तो वो क्या कहला जाता है? सर्वाहारी, यानी कि सब कुछ खाने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका क्या? राइट आंसर। लेकिन क्या करता है ना कि आपको वहाँ शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी नहीं लिखेगा। ऑप्शन ए में आपको देगा हार्बीवोरस। कौन बोरस? तो हार्बीवोरस। और हिंदी में भी ऐसे ही लिखा रहेगा, हार्बीवोरस। ठीक। वही बात करें मांसाहारी का तो कार्निवोरस। कार्निवोरस। तो कार्निवोरस क्या हो जाएगा? मांसाहारी। कार्निवोरस।
और सर्वाहारी का क्या, तो ओमनीबोरस, ओमनीबोरस। और ऐसे ही आपको ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा, तब वहां पर इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ओमनीबोरस होगा या फिर हार्बीवोरस होगा, इंग्लिश टर्म आ जाता है। बाकी तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी कौन नहीं जानता है, ये तो देखते के साथ कोई भी टिक कर देता है। लेकिन यहाँ आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ऑप्शन में, जब हार्बीवोरस मिलेगा, कार्निवोरस मिलेगा और ओमनीवोरस, तो ध्यान में रखना है कि हार्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, ऐसे करके ध्यान में रख सकते हैं। हार्बी यानी कि जो हरा भरा खाएगा वो क्या हो जाएगा, शाकाहारी। कार्निवोरस, तो कार्नी में याद रख लीजिएगा कि मांसाहारी। ओमनी, ओमनी मतलब होता क्या है, ओमनी मतलब सर्व होता है, तो सर्व मतलब क्या, सब कुछ खाने वाला, तो सर्वाहारी। तो इस तरह से तीनों को क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, और तीन ही तो हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अब आ गया एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो इकाई किसी किसी का महत्वपूर्ण बनता है जो पूछा जाता है। तो ये किसका है, एंगस्ट्रॉम जो है किसका है, तो ये तरंगदैर्घ्य का इकाई है। तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या हो जाएगी, एंगस्ट्रॉम। अगर वही पूछ दे कि एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर क्या होता है, इसका मान होता है, जो कि काफी बार पूछा गया है। तो इस चीज को भी ध्यान में रख लेना है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, वही की अगर बात कर ले कि ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। आवृत्ति की इकाई या मात्रक पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, हर्ट्ज होगा, जिसको एचजी से सूचित किया जाता है। वही और क्या हाँ, एक दो का और ध्यान में रख लीजिएगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा का तो क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर। अगर पूछ दे कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का तो क्या होता है, कैंडेला। विद्युत धारा को तो बहुत बार पूछा गया है, और एंगस्ट्रॉम भी पूछा गया है, आवृत्ति का भी पूछा गया है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, अस्थि यानी कि हड्डी से प्रश्न आ गया कि अब हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो हड्डी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जानते हैं। पहले तो जानते हैं कि अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपको लिख देते हैं, अस्थि का अगर अध्ययन पूछ ले आपसे कि अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अस्थि का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, हड्डी का अध्ययन। वही बात कर ले कि अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो ओसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वही कार्टिलेज, तो अगर आपसे पूछे कि बाल्यावस्था में अस्थि का विकास केंद्र कौन होता है, किसमें, बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था में अगर पूछ ले कि बाल्यावस्था में अस्थियों के विकास का केंद्र क्या होता है, अस्थियों के विकास का केंद्र क्या होता है, तो कार्टिलेज होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। बाकी ऑप्शन सी क्या है, पेरिओस्टिम। तो पेरिओस्टिम क्या है, तो अगर आपसे पूछे कि अस्थियां जो है किस बाह्यकामय झिल्ली से ढकी हुई होती है, तो वो पेरिओस्टियम से ही क्या होती है, ढकी होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अस्थियां पेरिओस्टियम, कौन ओस्टियम, तो पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम बाह्यकामय नामक की झिल्ली से ढकी रहती है, नामक झिल्ली से ढकी रहती है। आप लोग भी साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपके पास भी नोट्स तैयार हो जाए और आपको रिवीजन करने में क्या हो, आसानी हो। ये बार बार आपको बोलते हैं कि आप ही लोग के लिए लिखा जाता है, समझाया जाता है, बोला जाता है, तो आप लोग क्यों ना अपना नोट्स तैयार कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प रहे।
वहीं अगर पूछे मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो ये तो सबको पता होगा कि 206 हड्डी। लेकिन अगर नवजात शिशु की बात कर दे कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तब हो जाता है कितना, 300। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, पर आपको ध्यान में रखना है। और अस्थि से देखिए एक पॉइंट और ध्यान में क्या रख सकते हैं, यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं, बाकी आप लोग तो सुन के भी लिख सकते हैं कि समानता अस्थि में, मतलब अस्थि में जल का कितना प्रतिशत होता है, ये आपसे पूछ देता है कि समानता अस्थि में जल का कितना प्रतिशत होता है। तो समानता अस्थि में जल का कितना प्रतिशत होता है, 50% होता है, 50% होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देख लीजिए एक प्रश्न से और कितनी सारी हम लोग को जानकारियां मिल जाती है, कितने सारे और प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही सेशन के लिए आप लोग इस चैनल से जितना हो सके जरूर से जरूर जुड़िए। और देखिए अब छठे प्रश्न में, सूर्य के प्रकाश में कभी कभी पानी चमकना, यानी कि कभी कभी सूर्य के प्रकाश में पानी चमकना, इनमें से किसका उदाहरण है। तो आपको हम पहले प्रकीर्णन का सारा उदाहरण बता चुके हैं, परावर्तन अपवर्तन भी बता चुके हैं। तो ये किसका बचा उदाहरण, तो व्यतिकरण का। तो आपसे तो परिभाषा पूछेगा नहीं एग्जाम में कि व्यतिकरण क्या है, व्याख्या करें, वन लाइनर प्रश्न है। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। पहला हो गया, एक चीज ध्यान रखिएगा कि चमकना का सेंस जहाँ दिखे 90%, तो वो क्या हो जाता है, व्यतिकरण का एग्जाम्पल हो जाता है। जैसे कि और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, पानी पर तेल डाल देने से, पानी पर तेल डाल देने से सूर्य के प्रकाश में चमकना, सूर्य के प्रकाश में चमकना। देखिए यहाँ भी आ गया चमकना, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, व्यतिकरण का। वही और क्या पूछ देता है, गाड़ी से, गाड़ी यानी कि वाहन, गाड़ी से, वाहन से टपकते हुए तेल, टपकते हुए तेल या पेट्रोल कह सकते हैं, तेल का क्या, चमकदार दिखाई देना, चमकदार दिखाई देना, ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो व्यतिकरण का। देखिए यहाँ भी चमकदार आ गया। और क्या याद रख सकते हैं, एक एग्जाम्पल और रख सकते हैं कि साबुन के बुलबुले, साबुन के बुलबुले। और यही सब एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, गिने चुने ही। तो सावन के बुलबुले सूर्य के प्रकाश में चमकना, ठीक। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल आपको किसका दिया गया, व्यतिकरण का। तो आप इस तरह से नोट डाउन करके एक जगह याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाता है तो मौसम में क्या संभावना है। अब आ गया आपका क्या, बैरोमीटर से संबंधित। और ऐसे प्रश्न में 3 केस बनते हैं और तीनों पूछा जाता है। तो बारी बारी से जान लेते हैं कि क्या क्या कौन केस बनता है। तो यहाँ बैरोमीटर की बात आ गई है, तो चलिए जान लेते हैं कि जब अगर पहला केस क्या हो जाएगा, यही कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाता है तो मौसम में क्या संभावना हो जाता है, आंधी तूफान आने का क्या हो जाता है, मतलब संभावना हो जाता है, ठीक। वही बात अगर कर ले, वर्षा कब होगा, बैरोमीटर में क्या परिवर्तन होगा, तब वर्षा होगा। तो जब बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, जब धीरे धीरे नीचे आएगा, यानी कि धीरे धीरे नीचे गिरता है, तब क्या होता है, वर्षा की संभावना होता है। धीरे धीरे नीचे गिरता हो तब क्या होगा, वर्षा की संभावना होगी, ठीक। वही मौसम साफ की संभावना कब होगी, तो जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, और मोटा करके लिख देते हैं ताकि
इसको ऊपर जाने दो। जब बैरोमीटर का क्या होगा, पाठ्यांक धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर चढ़ता है, तब हो जाता है मौसम साफ का संभावना। तो 3 केस यहाँ देखिए हो गया ना। एक बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरेगा, दूसरा जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरेगा, और तीसरा जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। तो ये सब सारा किससे संबंधित हो गया, तीनों केस एक से हो गया। वही अगर बैरोमीटर पूछ दे किससे क्या मापा जाता है, तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायु दाब को मापा जाता है। वायु दाब को मापने में क्या है, बैरोमीटर या वायु दाब की इकाई को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर ही हो जाएगा। इस तरह से भी प्रश्न बन जाता है कि वायु दाब को कौन मापेगा, तो बैरोमीटर। चलिए अब आइए 8वें नंबर पे। इनमें से किसकी भेदन क्षमता गामा किरण से अधिक होती है, किसका पूछा गया है, गामा किरण का। तो गामा किरण ही है जो क्या होता है, इसका ही सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा किसका होता है भेदन क्षमता, तो गामा किरण का। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यही आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं, देखिए अगर पूछ दे कि गामा किरण कैसा, तो पहले तो आवेशहीन होता है, ठीक। अगर इसका खोजकर्ता पूछ दे, गामा किरण का खोजकर्ता कौन थे, तो खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, पॉल बिलार्ड। कौन बिलार्ड, तो पॉल बिलार्ड, ठीक। और क्या जान सकते हैं, भेदन क्षमता क्या हो गई, सबसे अधिक हो गई। परावैंगनिक किरण की अगर बात कर ले तो त्वचा कैंसर किसके कारण होता है, तो परावैंगनिक किरण के कारण ही, ये पूछा भी गया है बहुत बार। और क्या बोलता है, ओजोन परत को क्षय रोकना मतलब क्या है, परावैंगनिक किरण के कारण ही होता है। फिर वही बात कर ले एक्स किरण की, अल्फा किरण, एक्स किरण का खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, तो रोएंटजन हो जाएगा इसका खोजकर्ता। और बीटा किरण का खोजकर्ता कौन हो जाएगा, बीटा किरण का खोजकर्ता हो जाएगा कौन, रदरफोर्ड। तो ये सब का खोजकर्ता हम लोग जान गए, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। जहाँ जितना लगेगा कि डिटेल देना है वहाँ दिया जाएगा। आप लोग देखे भी कि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत था डिटेलिंग का, वहाँ और भी अच्छे से डिटेल दिया गया। जहाँ लगेगा कि सिर्फ इतना से काम चल जाएगा, वहाँ उतना ही बताया जाएगा। तो चलिए 9वें क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मनुष्य के कान पर ध्वनि कितने डेसिबल तक हानिकारक नहीं है, पूछ रहा है। तो इन्हें कि क्वेश्चन भी ना पढ़े, फटाक से आंसर मार के निकल दिए। नहीं है नहीं पूछ रहा है, डेसिबल होगा, डेसिबल। और डेसिबल क्या, डेसिबल को किससे सूचित किया जाता है, तो डीबी, वही है ऑप्शन में सारा डीबी। तो डेसिबल को डीबी से सूचित किया जाता है। और डेसिबल से क्या मापा जाता है, ध्वनि का मात्रक कौन हो जाता है, डेसिबल ही हो जाता है ध्वनि का क्या, मात्रक। वहाँ पूछा क्या है, मनुष्य का कान, यानी हम लोग के कान पर ध्वनि कितना रहेगा डेसिबल तक, तब हानिकारक नहीं है, तो 45 डेसिबल तक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वही 95 से 100 डेसिबल कर दीजिएगा तो हानिकारक हो जाए, हानिकारक है, बहरा हो सकते हैं, ठीक, इसलिए। और अगर यही पूछ दे कि फुसफुसाहट का कितना होना चाहिए डेसिबल, फुसफुसाहट, जो आप लोग कान में फुसफुसा के बोलते हैं ना एक दूसरे को, उसी को बोलता है फुसफुसाहट। तो उसका कितना डेसिबल, तो 15 से 20 डेसिबल होता है, ठीक। और क्या, साधारण बातचीत का बात कर लेते, जो नॉर्मल टॉक करते हैं हम लोग, साधारण बातचीत, तो इसका कितना डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल। तो ये सब कभी कभी मिलान करने वाला क्वेश्चन में दे देगा, तो पता रहेगा तब ना मिलाइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। मानव का समग्र अध्ययन क्या कहलाता है,
तो अब अध्ययन आ गया। और आपको हम क्या बोलता है, बायोलॉजी का टॉपिक वाइज पढ़ाए हुए हैं, उसमें आपको जीव विज्ञान का सारा शाखा बता दिए हैं। उसमें जितना अध्ययन होता है इम्पोर्टेंट चुन चुन के आप लोग को सारा करवाया गया है। तो आप लोग वीडियो देखा कीजिए, देखते ही नहीं है तो कहाँ से पता रहेगा। तो आप लोग देखा कीजिए, सपोर्ट कीजिए जितना हो सकता है। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे। मानव का समग्र अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो मानव का समग्र अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। देखते होंगे एंथ्रोपोलॉजी एक विषय भी होता है। जब बीपीएससी का मेंस दीजिएगा ना तो उसमें ऑप्शन आएगा चुनने का मेंस के पेपर के लिए कि आप कौन से सब्जेक्ट को मेंस में चुनना चाहते हैं। फॉर्म भरिएगा उसी टाइम आएगा। तो एंथ्रोपोलॉजी एक विषय होता है, बहुत लोग इसको चूज करते हैं। वही बात करेंगे ऑप्शन बी में है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो तंत्रिका, तंत्र के कार्यों का अध्ययन। तंत्रिका तंत्र के कार्यों का अध्ययन किसमें होता है? न्यूरोलॉजी में। नेफ्रोलॉजी में किसका होता है? तो नेफ्रोलॉजी में हो जाता है किडनी का। किडनी कहिए या फिर वृक्क कहिए, इसका ही अध्ययन किसमें होता है? नेफ्रोलॉजी में। ठीक, वही बात करें काइलोलॉजी का। तो काइलोलॉजी में किसका होता है? मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। सौंदर्य समझ रहे हैं, सुंदरता। तो मानवीय सौंदर्य का अध्ययन क्या हो जाएगा? काइलोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सब अध्ययन भी ध्यान में रखना है आप लोग को। यहाँ पर देखिए 10 प्रश्न समाप्त हुआ और 10 प्रश्न से सोच लीजिए कितना सारा जानकारी हम लोग को और भी मिला। तो इसलिए कहते हैं मैराथन सेशन जरूर कीजिए, आप ही लोग के लिए करवाया जा रहा है और हर विषय का किया जा रहा है। और आपका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है तो जाके देखिए वीडियो। अब आइए 11 नंबर, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं ये आपसे पूछा गया है। 2 होते हैं कि 3 कि 4 कि 6? तो ये होता है कितना? 3। अब 3 में कौन कौन होता है ये भी जानिए। अब देखिए यहाँ पर आपको डिटेल की जरूरत ज़्यादा है तो देंगे हम डिटेल्स। तो क्या पहला होता है अनैच्छिक ऊतक। कौन ऊतक? अनैच्छिक ऊतक। ठीक, अनैच्छिक ऊतक का मतलब क्या हुआ? अनैच्छिक ऊतक यानी कि जो जीव के नियंत्रण में कार्य नहीं करेगा, उसी को शरीर का कोई अंग जीव के नियंत्रण में कार्य नहीं करेगा, वही हो जाएगा अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब क्या होता है? कोई चीज का इच्छा है उसको ऐच्छिक बोलता है, कोई चीज का इच्छा नहीं है उसको अनैच्छिक बोलता है। तो जो जीव के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है वो हो जाता है अनैच्छिक ऊतक। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में आ जाता है शरीर का आहार नली। आहार नली और क्या? तो एक हो जाता है रक्त वाहिनी। ये सब क्या है? नियंत्रण में कार्य नहीं करता है, तो इसलिए ये सब ध्यान में रखिएगा। तो यही हुआ हमारा पहला पेशी ऊतक। वही दूसरा पेशी ऊतक की बात करें तो दूसरा, पहला इच्छा वाला नहीं, इस बार इच्छा वाला। तो ऐच्छिक ऊतक। कौन ऊतक? ऐच्छिक ऊतक। अब आप लोग समझ जाइए कि ऐच्छिक ऊतक में क्या, जिसमें इच्छा हो, यानी कि जो जीव की इच्छा के अनुसार कार्य हो, जीव की इच्छानुसार कार्य। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? जैसे इच्छा में क्या, हाथ पैर हो गया। हम लोग अपना हाथ पैर से देखते हैं, जो काम है करवा लेते हैं अपना इच्छा के अनुसार कि चलो अभी हमको पढ़ाई करना है, लिखना है हाथ से, तो लिखना बैठ जाते हैं। चलो अभी हमको खाना खाना है तो हाथ से खाने लगते हैं। पैर से किसी को लतियाना है तो लतिया देते हैं। आप लोग मत लतियाइएगा, बस समझाने के लिए बोले हैं। तो हाथ पैर हो गया क्या? ऐच्छिक ऊतक। वही बात करें तीसरा, तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हमारा हो जाता है कौन ऊतक? हृदय पेशी ऊतक। कौन ऊतक? हृदय पेशी ऊतक। तो हृदय पेशी ऊतक में क्या, इसमें देखिए ये दोनों दोनों होता है। कौन सा? अनैच्छिक, अनैच्छिक ऊतक और कौन ऊतक? ऐच्छिक ऊतक। ऐसे करके लिख देते हैं आप लोग,
थोड़ा अच्छा सजा के लिखिएगा। तो अनैच्छिक और ऐच्छिक उत्तक का जो मिक्स हो जाएगा, मतलब कि इसमें दोनों पाया जाता है, अनैच्छिक उत्तक भी इसके अंतर्गत और ऐच्छिक उत्तक भी। तो लेकिन हाँ, इसमें भी इच्छा से कार्य नहीं करता है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि इच्छा से कार्य नहीं करेगा, जबकि पाया दोनों जाता है लेकिन इच्छा से कार्य नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल में क्या है, हृदय। हृदय हमारे इच्छा से काम करता है नहीं ना, उसको मन है दिन रात धड़कते रहेगा तो धड़कते रहेगा। तो वही कहता है हृदय हो जाएगा क्या, हृदय पेशी उत्तक। तो ये था तीनों पेशी उत्तक। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। किस मानव अंग में लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं? ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। तो किस मानव अंग में लैंगरहैंस का जो द्वीप होता है भाई, तो ये होता है अग्नाशय में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अग्नाशय क्या, तो शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी, अग्नाशय। चूंकि पहली तो आप लोग को पता है कि यकृत है, तो दूसरी सबसे बड़ा ग्रंथि अग्नाशय। और इसमें भी देखिए ये तो पूछता ही है कि किस अंग में, मानव अंग में लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं। अब पूछ लेता है कि लैंगरहैंस के द्वीप, मतलब जो द्वीप होते हैं इसमें कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है लैंगरहैंस के द्वीप में? तो 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। और कौन कौन वो भी जान लेते हैं। तो 3 प्रकार की कोशिका में पहला होता है अल्फा कोशिका। कौन कोशिका, ठीक से लिख देते हैं ताकि आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो। अल्फा कोशिका। और ये किसका उत्पादन करता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो अल्फा कोशिका ग्लाइकोजोन का, ग्लाइकोजोन का। और ये सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है क्योंकि बहुत बार पूछा गया। वही बात करें दूसरा बीटा कोशिका, और ये उत्पादन किसका करता है, तो इंसुलिन का है, इंसुलिन का। वही तीसरा कौन हो जाएगा, तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया, बचा कौन, गामा जी काहे पीछे रहेंगे, तो गामा जी कौन आ जाते हैं, गामा कोशिका। और ये किसका उत्पादन कर देते हैं, तो सोमैटोस्टोनिन, सोमैटोस्टोनिन। तो ये सब नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पढ़े के अलावा और कोई उपाय नहीं है आप लोग के पास। पढ़ना आप लोग का काम है, मेरा काम है पढ़ाना, तो हम पढ़ा दिए, लेकिन बाकी आप लोग को ध्यान में रखना है। वो कैसे ध्यान रखिएगा आप लोग जानिए। चलिए 12 नंबर से आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। वृक्क की संख्या कितनी होती है? तो अब आ गया फिर से देखिए वृक्क। इसके पहले बताया ना नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो वृक्क या किडनी का। तो फिर से आ गया वृक्क, यानी किडनी की संख्या कितना होता है, तो ये तो सभी पता है कि कितना होता है, तो 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और कुछ अब जानते हैं इससे कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो वही अगर आपसे पूछ दे कि वृक्क का औसत वजन कितना होता है, क्या औसत वजन, तो औसत वजन कितना होता है, 140 से 150 ग्राम तक होता है इसका औसत वजन। और क्या जान सकते हैं, इसका कार्य क्या है, वृक्क का कार्य क्या है, तो रक्त को छानना, रक्त को छानना, मूत्र का निर्माण करना, ये सब किसका कार्य है, तो वृक्क का ही कार्य है। ठीक, और क्या अगर आपसे पूछ ले कि वृक्क का इकाई क्या है, पूछा हुआ भी है, तो इकाई क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। कौन, तो नेफ्रॉन। ठीक, यही अभी तो बता ही दिए, लेकिन वृक्क आ गया फिर से तो लिख देते हैं कि वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। कौन लॉजी, नेफ्रोलॉजी। ठीक, वही अगर इसका जो आंतरिक बनावट होता है, किसका, वृक्क का आंतरिक बनावट, यानी कि अंदर का भाग, आंतरिक बनावट जो होता है इसका अंदर का भाग क्या, अंदर का भाग क्या, मेडुला,
ये भी पूछ देगा कि आंतरिक बनावट में अंदर का भाग क्या वृक्क का, तो मेडुला। और बाहर का भाग पूछ दे तो बाहर का भाग, तो बाहर का भाग जो होता है कोर्टेक्स, कॉन्टेक्स तो कोर्टेक्स। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, सबको नोट डाउन करना है और दिमाग में भी बसाना है। इन्हीं की कॉपी में खाली छाप के रख लीजिए, दिमाग में बसवे नहीं करे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। गंजापन किस कवक द्वारा उत्पन्न होता है? यह देखिए, बताइए, रोता है लिख दिया गया, होता है। तो गंजापन किस कवक द्वारा उत्पन्न होता है? तो सबसे पहले तो यही जान गए कि गंजापन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो कवक द्वारा होता है। कितना बार यही तो क्वेश्चन बन जाता है कि गंजापन कवक के द्वारा होगा कि जीवाणु के द्वारा होगा कि विषाणु के द्वारा होगा, तो किसके द्वारा होगा? कवक के द्वारा होगा। अब कौन कवक से होता है वो जानिए। तो ये किस कवक के द्वारा होता है? तो टीनिया कैपेटिस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, राइट आंसर। कैपेटिस यानी कि ऐसे ध्यान में रखिए ना कि गंजा होगा क्या हमारा कपार से, ऐसे मतलब मजाक के सेंस में, तो कैपेटिस ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। वही बात करें एकेरस स्केबीज, ये कौन कवक है भाई जिसकी वजह से क्या हो जाता है इसकी तो एकेरस स्केबीज से होता है दाद, खाज, खुजली। दिन रात बंदर की तरह क्या करिए, शरीर को खुजलाते रहिए, दाद जैसा दाग हो जाएगा, समझे? वही होता है दाद, खाज, खुजली। और किस कवक के द्वारा? तो एकेरस स्केबीज, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, एस्परजिलस फ्यूमेट्रेसरा। नाम थोड़ा बड़ा बड़ा है, पर हम लोग का एग्जाम है तो क्या करिएगा, ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा ना। आप लोग को तो बिल्कुल रखना पड़ेगा, हमरा तो पता है, आप लोग को ध्यान में रखना जरूरी है। एस्परजिलस फ्यूमेगेटस, फ्यूमेगेटस है नाम, देखिए टाइपिंग गलत है, लिख देते हैं सही करके, फ्यूमेगेट्स क्या हो जाएगा, एस्परजिलस फ्यूमेगेट्स। इसके द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसके द्वारा होता है दम्मा, दम्मा। तो ये सब तीनों इम्पोर्टेंट है, बार बार ये तीनों खास करके रिपीट होते हैं, इसीलिए ऐसा प्रश्न दिया गया है। अब बढ़िए 15 प्रश्न की ओर। पेड़ की छाल पर उगने वाला लाइकेन, बाबा रे बाबा, यहाँ भी गलती है, लाइकेन की जगह लाइडेन लिखा हुआ है, लाइकेन कर लीजिए, हम तो सुधार देते हैं, आप लोग भी सुधार लीजिएगा अपना। तो लाइकेन हो जाएगा कौन, जो पेड़ के छाल पर उगे वाला लाइकेन है वो क्या कहलाता है, यही आपसे पूछा गया है, तो वो हो जाएगा कोर्टिकोल्स। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। वही ऑप्शन ए है क्या, सेक्सिकोल्स। तो सेक्सिकोल्स कौन सा लाइकेन हो जाएगा, जो चट्टान पर उगता है, तो चट्टान पर उगने वाला लाइकेन। और आप लोग को बार बार बोलते हैं कि अगर इस सेशन से संबंधित कोई सुझाव हो, आपका कोई प्रश्न हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए, पर आप लोग करते ही नहीं हैं, वीडियो देख के निकल देते हैं। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ना। तो सेक्सिकोल्स क्या हो जाएगा, चट्टान पर उगने वाला लाइकेन। लाइकेनोलॉजी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो लाइकेन का अध्ययन हो जाएगा। लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाएगा, लाइकेनोलॉजी। ठीक। हेलोटिज्म क्या, तो हेलोटिज्म पहले ये जानिए, जो लाइकेन है ये किस किस से मिलकर बना है, तो ये कवक और शैवाल से मिलकर बना है। क्या, कवक और शैवाल का मिश्रण कौन हो जाता है, लाइकन। और यही जो ये दोनों कौन, दोनों कवक और शैवाल है, इसका जो सहजीवी संबंध होता है, सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध, वही क्या कहलाता है, हेलोटिज्म। कौन टिज्म, तो हेलोटिज्म। तो यही है ऑप्शन नंबर सी में, हेलोटिज्म। तो ये था। और हाँ, लाइकन किसका सूचक है ये भी पूछा जाता है, तो एक पॉइंट इसको काहे छोड़िएगा, इसको भी लिख लीजिए कि लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। किसका, वायु प्रदूषण का क्या है, सूचक है,
सारा विषय का मैराथन करवाया जा रहा है बारी बारी से, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, बिहार स्पेशल, तो सारा देखिए। और खास करके जिनका हाल ही फिलहाल 19 तारीख को TRE 3 19 से लेकर 22 तक टीचर वाला एग्जाम है, वो लोग तो जरूर देखिए, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये सेशन। तो लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण का सूचक है। अब यहाँ लाइकेन इतना बता दिए, लाइकेन से संबंधित प्रश्न। तो आप लोग से यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दीजिएगा कि लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उनका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। आ गया क्या? ग्लूमेटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ग्लूमेटिक अम्ल आ गया, किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है किसमें? गेहूं में पाया जाता है ग्लूमेटिक अम्ल। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसे कि जो हम लोग ठंडा कोको कोला ये सब पीते हैं ना, उसमें कौन सा अम्ल पिया नहीं, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है किसमें? सोडा वाटर में। सेब में कौन सा अम्ल? तो मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल, ठीक। मक्खन में कौन सा अम्ल? तो ब्यूटायरिक अम्ल। कौन अम्ल? तो ब्यूटायरिक अम्ल। मक्खन खाइएगा तो ब्यूटी बढ़ेगा ही, तो वही से क्या हो जाता है? मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह से याद में रख सकते हैं। और उसमें क्या अम्ल पाया जाता है? तो जिसका बार बार पूछा जाता है, जान लीजिए। सबसे ज्यादा पूछा गया एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो सिरका में। और किसका जान सकते हैं भाई? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल, तो अमीनो अम्ल किसमें? तो ये प्रोटीन में। प्रोटीन में। और क्या पूछा जाता है जो बार बार? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, तो ये किसमें? इमली में, अंगूर में, ये सब टार्टरिक अम्ल। और क्या? लैक्टिक अम्ल तो पता होगा, दूध में, खट्टा दूध में। और क्या रह गया? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, नींबू, संतरा, ये सब में कौन सा? सिट्रिक अम्ल। तो देखिए ये सब था अम्ल से संबंधित प्रश्न। अब बढ़िए 17वें नंबर पे। लहसुन, प्याज आ गया। देखिए लहसुन, प्याज, सुपारी, खजूर, गेहूं, बाजरा, सब खाने पीने का चीज आ गया। और इसका क्या करना है? मिलान करना है। तो जो मिलान है, तो लहसुन प्याज किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आ जाएगा, लहसुन प्याज जो है आपका आ जाएगा किसके अंतर्गत? लिलिएसी के अंतर्गत। कुल वंश का पौधा आपको पढ़ाए थे, बताए थे, इसके पहले वाले सेशन में भी प्रश्न आ चुका है। उसमें पहले तो ये सब जितना एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये सारे के सारे क्या है? एक बीजपत्री हैं, जो बीज पत्र के आधार पर बांटे गए हैं। बीज पत्र के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो पिछले बार आपको क्वेश्चन करवाए थे द्विबीजपत्री का, जिसमें आपको बताए थे रोजेसी फल किसको कहेंगे, रोटेसी फल किसको कहेंगे, मालवेसी फल किसको कहेंगे, क्रूसीफेरी फल किसको कहेंगे, वो सब का एग्जाम्पल देकर बताए थे। आज आ गया है आपका एक बीजपत्री। तो ये सब सारा क्या है? एक बीजपत्री, एक बीज वाला। और इसमें जो लहसुन प्याज है, ये किस वंश के अंतर्गत कुल का पौधा हो जाता है? तो लिलिएसी। वही सुपारी, खजूर कर दीजिए किसका? तो पालमी के अंतर्गत। और गेहूं, बाजरा कर दीजिए किसके? ग्रेमिनेसी, यानी कि अनाज हो जाएगा किसके अंतर्गत? ग्रेमिनेशन। तो बस इसमें ही ध्यान रखना है, बाकी आपको इसके पहले हम करवा चुके हैं। क्या कहता है? द्विबीजपत्री वाला। अब आइए 18 नंबर पे। गेहूं में जीवाणु से होने वाला रोग। अभी आया था कवक से होने वाला रोग, लेकिन वो था मनुष्य में। यहाँ आ गया पादप में कि जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है?
तो गेहूं में जो कौन सा पादप जीवाणु है भाई जिससे रोग हो जाता है, तो वो है आपका टुंडू रोग। कौन रोग? तो टुंडू रोग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन ये तो हुआ इसका रोग जाने, किस जीवाणु से होता है उसका नाम जानिए। जीवाणु से होता तो है, पर किस जीवाणु से? देखिए उसका नाम कितना खतरनाक है, ककोरी निबैक्टीरियम। ककोरी निबैक्टीरियम। बताइए इतना बड़ा नाम होता है। और क्या? अभी और है इंडो बायोटिकम। बताइए इतना बड़ा जीवाणु का नाम है, और ये टुंडू रोग कर देता है किस में? गेहूं में। तो ऐसे प्रश्न को आप तो जरूर से जरूर नोट करिएगा, क्योंकि इतना बड़ा नाम ही है। तो कौन सा जीवाणु हो जाएगा? कोरिन बैक्टीरियम इंडोबायोटिकम। लास्ट का भी ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन में दिखेगा तो टिक कर सकते हैं कि बैक्टीरियम तो लगा हुआ है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, तो बैक्टीरियम से तो होता ही है। और आगे में क्या है, पीछे क्या लगा हुआ है? इंडोबायोटिकम। और कौन सा रोग गेहूं में हो जाता है? टुंडो रोग, वही अंगमारी रोग। तो अंगमारी रोग किस में होगा? ये होता है धान में। किस में? तो धान में। अब इसका जीवाणु का भी नाम जानिए कि जीवाणु का नाम क्या है। तो ये थोड़ा सा देखिए रहम कर दिया आप लोग पे, इसका नाम छोटा है थोड़ा सा, जैंथ्रोमनास ओराइजी। जैंथ्रोमनास ओराइजी। ओराइजा सटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम जैसे होता है ना, उसी तरह धान में अंगमारी रोग किस जीवाणु से हो जाता है? तो जैंथ्रोमनास ओराइजी से। ठीक। अब आ गया ऑप्शन सी, साइट्रस कैंकर रोग। तो साइट्रस कैंकर रोग किस में होता है? सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? अभी बताएं तो नींबू में। उसी तरह साइट्रस है, तो साइट्रस कैंकर रोग किस में होता है? नींबू में। और किस जीवाणु के कारण होता है ये जानिए, उसका भी नाम जान लीजिए। तो वो हो जाता है जैंथ्रोमोनास। कौन मोनास? जैंथ्रोमोनास। और क्या हो जाएगा? सिट्री। तो देखिए सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? नींबू में। हाँ, लास्ट में क्या लगा है? सिट्री। तो कुछ कुछ का तो आप लोग दिमाग से भी याद रख सकते हैं। तो सिट्री हो जाएगा क्या? नींबू में। जैंथ्रोमोनास सिट्री जीवाणु। उसी तरह सैथिल रोग। सैथिल रोग किस में पाया जाता है? तो आलू में। किस में? तो आलू में। अब इसमें कौन सा जीवाणु आलू में? तो जान लेते हैं। तो स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास स्यूडोमोनास सोलने सिमले। बताइए ऐसा ऐसा नाम है, कितना चीज आप लोग याद रखिएगा। सोलने सिमले, ये जीवाणु का नाम है किसका? आलू का। तो आशा करते हैं आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा और रिवीजन भी करते चलिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 19 में। चूंकि ये साइंस का मैराथन है, तो आपको सारा मिक्स करके दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी सब मिला के क्वेश्चन। लोहा पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? कैसा परिवर्तन है? तो जो लोहा पर जंग लगना है वो तो यही दोनों में से कोई होगा, रासायनिक परिवर्तन चाहे भौतिक परिवर्तन। तो कौन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए। अब इसका भी आप एग्जाम्पल से ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपसे पूछता है कि कौन सा ये एग्जाम्पल किस परिवर्तन का हो जाएगा। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये अस्थाई परिवर्तन होता है। क्या होता है? अस्थाई परिवर्तन होता है, यानी कि नया पदार्थ प्राप्त होगा, इसमें नए पदार्थ प्राप्त होंगे। ठीक। एग्जाम्पल के रूप में रासायनिक परिवर्तन का जानिए। पहला तो लोहा पर जंग लगना हो गया, और क्या याद रख सकते हैं? मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का खट्टा होना। परिभाषा ध्यान मत रखिए, एग्जाम्पल ध्यान रखिए, एग्जाम्पल ही पूछता है। तो मक्खन का खट्टा होना, या फिर दूध से दही बन गया, तो नया पदार्थ प्राप्त हो गया ना, दूध से दही बनना। और अस्थाई परिवर्तन भी हो गया, तो दूध से दही बनना, मक्खन का खट्टा होना, लोहा पर जंग लगना, ये सब क्या है? सारा रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन को जाने तो भौतिक को भी जानिए। तो भौतिक परिवर्तन की अगर बात कर ले,
यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन? अस्थाई परिवर्तन। कौन परिवर्तन? अस्थाई परिवर्तन। ठीक, इसमें क्या होगा? अस्थाई परिवर्तन होगा, पुनः उसी पदार्थ में बदल जाएगा, पुनः उसी पदार्थ में बदल जाएगा। किसमें? तो भौतिक परिवर्तन में। ठीक, एग्जाम्पल में क्या याद रख सकते हैं इसका? कार्बन डाइऑक्साइड से बर्फ बन, सूखी बर्फ बनना, सूखी बर्फ बनना। और क्या एग्जाम्पल याद रख सकते हैं? मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। और क्या? पानी से बर्फ बनना, यानी कि जैसे बर्फ से पानी फिर बन जाएगा, पानी से बर्फ बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल था, उसको अब वनस्पति घी बनाना है, तो उसमें किस गैस का उपयोग हुआ? इसमें तो आप कॉमन सेंस, जाहिर सी बात है, जो ज्वलनशील गैस है, रंगहीन गैस है और स्वादहीन गैस है, ये कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग करके क्या होगा? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनेगा। अब इसमें और क्या प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में, तो उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। किसका? निकेल का। जब बात पूछेगा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, तब उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर पूछ देगा कि दूध से दही बनाना है, दूध से दही बनाना है, तब कौन सा उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा? ऐसे करके लिख देते हैं। उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करेगा? लैक्टिक बेसिली। चूंकि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक बेसिली है जो उत्प्रेरक के रूप में भी क्या काम करेगा? दूध से दही बनाने में। उसी तरह एक और ध्यान रख सकते हैं, किसका? ग्लूकोज को, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में, इसमें किस उत्प्रेरक का यूज होगा? ये भी पूछा जाता है। तो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक जगह एक जैसे हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? जाइमेज, जाइमेज हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना। और ये सब सारे प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है फिर से आ जाए। यही चारों में से रिपीट होते रहता है, तो आप लोग चारों ध्यान में रखिएगा। और एक किसका पूछा जाता है? अगर पूछ दे अमाशय में, अमाशय में प्रोटीन से पेप्टाइड में बदलना है, तो पेप्टाइड में बदलना है, तो उत्प्रेरक के रूप में कौन? उत्प्रेरक के रूप में कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा कौन? पेप्सिन एंजाइम। कौन एंजाइम? तो पेप्सिन एंजाइम। तो आप लोग भी साथ ही साथ नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए, आज के मैराथन में इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट का मैराथन लेके। तो आप लोग जितना हो सके, अगर आपको मेरा सॉल्यूशन करवाना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।